हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस इन्फॉर्मेटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है कि यदि आप भी अखिल भारतीय सेवाओं में जाने का सपना देख रहे हैं तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव क्लास में हम जानेंगे कि आपके पास बेसिकली ऐसी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि आप इस सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप इसके अंतर्गत आने वाली सेवाओं में जाने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखिए, इस परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, प्रश्न बनता है। तो इस परीक्षा का आयोजन यूपीएससी नाम की एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आपकी जो रैंक होती है उसके अंतर्गत आपको निर्धारित किया जाता है कि आप किस सेवा में जाने के काबिल हैं। तो हम देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत बेसिकली आने वाली सेवाएं 3 हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। साथ ही इसके साथ आपको 24 अन्यत्र सेवाएं भी हैं जिन पे आपको जाने का अवसर प्राप्त होता है। सॉरी। तो देखेंगे हम कि अगर हम इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, बेसिकली ये आवेदन 2022 के लिए शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंतर्गत पहली एलिजिबिलिटी आती है कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए जिससे लिए हम कि आवेदन कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे इसमें, ये आपको मिनिमम जो है तो 21st ईयर कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम जो है तो आपको 32 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप 21 से 32 वर्ष के आयु के बीच में यदि हैं, 21 से 32 के बीच में, तो आप इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस बार का जो आवेदन है इसमें आपको यहाँ रखा गया है कि आपकी जो एज है मिनिमम 21 वर्ष, वो 1 अगस्त 2022 को हो जानी चाहिए। 1 अगस्त 2022 को यदि आपकी एज 21 वर्ष की है, आयु आपकी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं साथ ही 1 अगस्त 2022 को ही आप 32 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, 32 वर्ष से अधिक आप नहीं होने चाहिए। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको यहाँ डिपेंड करता है कि 3 से लेकर के 5 वर्ष तक की छूट मिनिमम देने का प्रावधान है, जो कि मैक्सिमम एज की तरफ है। तो आपकी जो मैक्सिमम एज है, इस एज की तरफ आपको 3 से 5 वर्ष की अधिकतम छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कुछ विशेष कैटेगरी में यदि जैसे आप देखने में असमर्थ हैं, सुनने में असमर्थ हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, असमर्थ का मतलब यहाँ होता है कि आप बिल्कुल मतलब 90% तक आप अक्षम हैं, तब आपको यहाँ पे फिर 10 वर्ष की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। ध्यान रखेंगे आप। सर बात आती है यहाँ कि यदि हम इतने एज में इसमें अटेम्प्ट देना चाहें तो कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। कम से कम आप इस एज के बीच में 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि 6 प्रयास कर सकते हैं इसका पेपर देने का। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी में भी आप यदि EWS और OBC की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, EWS और OBC की कैटेगरी है यदि आपकी, तो आप उसके लिए 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और यदि आप SC ST इत्यादि इन किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप ST या SC में किसी में भी आते हैं तो आपके लिए कोई भी सीमा नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये बात होती है आपके अटेम्प्ट की। अब बात आती है सर इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। ठीक, तो इस एज में हम पहुंच चुके, तो हमारे पास मिनिमम ऐसी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिससे कि हम अब इसके लिए आवेदन कर सकें। तो क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो मिनिमम आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ग्रेजुएशन को हिंदी में आप स्नातक कहते हैं, है ना। तो यदि आपके पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका कोई भी हो सकता है, तो आप मिनिमम ग्रेजुएशन जैसे आपका BA BSc BCom इत्यादि होते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यदि आपके पास BA है की डिग्री है, आपके पास BSc है या फिर BCom है इत्यादि, इनमें से ये मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं। और या इसके अलावा आपके पास हायर एजुकेशन, आप मेडिकल से संबंधित कोई भी डिग्री लिए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आप अच्छी हायर एजुकेशन यदि आपके पास है तो उसके लिए तो फिर कोई बाध्यता है ही नहीं। तो ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास यदि इतना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात आती है सर सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसको हम बताने से पहले हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे फ़ीस की तरफ कि इसकी फ़ीस कितनी है। सिलेक्शन प्रोसेस हम बाद में समझेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस यदि आप
मेल कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस लगी हुई है। तो यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यहाँ आप मेल कैंडिडेट हैं, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं, और रिजर्वेशन में आते भी हैं तो आप ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, तो इसके लिए आपको फ़ीस 100 रुपये पेड करनी होगी, है ना। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में आएँ, आप एससी में आएँ, एसटी में आएँ, ध्यान रखेंगे आप, एससी एसटी, आप इन किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, साथ ही आप किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट है, तो आपको जो है तो कोई भी फ़ीस पेड नहीं करनी होती है, आपके लिए फ़ीस 0 रुपये रखी गई है ना। तो बेसिक यदि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक यदि आपके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी एज 21 वर्ष मिनिमम हो चुकी है और आप 32 वर्ष से अधिक नहीं हैं, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं तब, और साथ ही आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, तो आप जो है तो इसका आवेदन कर सकते हैं। और इस बार आवेदन की लास्ट डेट जो है, तो अभी आवेदन चल रहे हैं, इसकी लास्ट डेट आपकी है 22 फरवरी 2022, ध्यान रखेंगे 22 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सॉरी, साथ ही ये जो डेट होती है इसकी, तो आपके आवेदन करने का इसका जो समय होता है डेट के साथ, तो ये शाम 6 बजे तक के लिए रखा गया है। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इसका आवेदन करें, क्योंकि 22 फरवरी 2022 शाम 6 बजे तक आप इसका आवेदन अभी कर सकते हैं। अब आगे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है तो आपको 3 प्रकार से सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे आप एक को प्री कहते हैं, दूसरे को मेंस कहते हैं, वहीं तीसरे को इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, तीसरे को इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो बेसिक ये आवेदन चल रहा है, ये प्री के लिए चल रहा है। तो आप प्री का आवेदन, ये जो प्री का प्रोसेस होता है, इसमें हम आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें एक प्रथम प्रश्न पत्र जो जीएस का होता है, जिसे आप सामान्य अध्ययन कहते हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है जिसे आप सामान्य अभिरुचि कहते हैं। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, उसी के आधार पर आपका जो है तो कट ऑफ निर्धारित होता है, और आप जो है तो अगली परीक्षा में बैठने के लिए, यानी मेंस लिखने के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। तो जो सेकंड पेपर होता है, जिसे आप सामान्य अभिरुचि कहते हैं, तो वो सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, और उससे क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 33% की रिक्वायर होती है। ध्यान रखेंगे आप, जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस का होता है, जो सेकंड पेपर होता है वो सामान्य अभिरुचि का होता है, जिसके लिए आपको 33% जो है तो क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए। यदि आप 33% क्वालिफाई मार्क नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है तो सेकंड जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका जो OMR सीट है वो चेक नहीं किया जाता है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपको 33% सेकंड पेपर में चाहिए ही होते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड की हम और थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें, तो जो फर्स्ट पेपर होता है ये भी 200 अंकों का होता है। ध्यान रखेंगे, जो सेकंड पेपर होता है ये भी 200 अंकों का ही होता है। तो इसमें 200 अंक में 100 प्रश्न होते हैं, इसके 200 अंक में 100 प्रश्न होते हैं, वहीं इसके 200 अंक में जो है तो 80 प्रश्न होते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है, और यहाँ प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो अब ध्यान देंगे आप, यहाँ 80 प्रश्न 2 घंटे में करने होते हैं, समय सिर्फ 2 ही घंटे का होता है, वहीं 100 प्रश्न फर्स्ट पेपर में आपको 2 घंटे में करने होते हैं। बात आती है सर क्या निगेटिव मार्किंग भी है? तो बिल्कुल आपको यहाँ निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक प्रश्न गलत कर रहे हैं तो आपको 0.33% की निगेटिव मार्किंग दी जाएगी, और यदि आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको पूरे 2 नंबर की मार्किंग दी जाएगी। तो आपको इसका पेपर देने से पहले थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ता है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। यानी कि यदि आप कंफर्म हैं कि इसका आंसर यही है, तभी आप उसे क्लिक करें, यानी कि टिक करें, OMR में अपने फिल करें। और यदि आप श्योर नहीं हैं तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप उसे टच करने का प्रयास कम से कम करें, ठीक है, क्योंकि आप निगेटिव मार्किंग का भी सामना करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात यदि आप मान लीजिए प्री का क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपको मेंस के लिए जो यानी कि रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको बुलाया जाता है। तो इसके लिए आपको मेंस आपको लिखना होता है। इसके कई पेपर होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसमें कई पेपर होते हैं ना। 4 पेपर जो है तो आपके जीएस के होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, और एक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है, वहाँ पर एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो सब्जेक्ट आप चूज कहाँ से करेंगे? तो आपको जो संविधान में 22 भाषाएँ दी गई हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में से एक भाषा को आपको चुनना होता है, ठीक है।
तो ये दोनों पेपर इसमें मेंस की हम बात करें अलग से, तो जो मेंस होता है इसमें दो पेपर जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं, जिसमें कि एक इंग्लिश का पेपर होता है, ध्यान रखेंगे आप, और एक जो आप अपने से सब्जेक्ट चूज करेंगे, 22 भाषाओं में से एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उनमें से एक पेपर या हम उदाहरण के लिए यहाँ पे आकर हिंदी लिख दें, तो आप यहाँ से अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो एक इंग्लिश का पेपर होगा और एक हिंदी का, जो कि ये क्वालिफाइंग पेपर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा अन्यत्र इसमें पेपर होते हैं, तो इसके बारे में हम किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव क्लास में और डिटेल से समझेंगे। आज की हमारी बेसिक क्लास है कि आपके पास बेसिक ऐसी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके आधार पर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में भी हम आपको गहन अध्ययन करवाएंगे, है ना। यही बात आती है सर, एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है तो चूज करने के लिए आपके पास 26 सब्जेक्ट रखे हुए होते हैं, उन्हीं में से आपको किसी एक को चूज करना होता है। वो 26 सब्जेक्ट आपके ह्यूमैनिटी से भी होते हैं, आपके मैथ से भी होते हैं, साइंस से भी होते हैं, आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी होते हैं, और साथ ही आपके एग्रीकल्चर से भी होते हैं, और इसी के साथ आपको लिटरेचर से संबंधित सब्जेक्ट भी होते हैं। लिटरेचर जैसे आप हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, यानी कि हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य इत्यादि। इसी प्रकार से जो भी 22 भाषाएं अपने भाग अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं, इन 22 भाषाओं में से एक किसी भी भाषा को आप जो है तो अपने लिटरेचर के रूप में चूज कर सकते हैं। ठीक, इसे आपको चूज करना होता है। वही बात आती है सिलेबस की। सिलेबस इसका थोड़ा सा ब्रॉड है, तो आप इस सिलेबस की बात हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये क्लास सिलेबस पे ही चलती रहेगी। तो सिलेबस के लिए आप जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके, हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना होता है। यूपीएससी की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो बातें हम आपको यहाँ नहीं बताए हैं वो आपको वहाँ कुछ अन्यत्र बातें भी देखने को मिलें, उन्हें आप गहन अध्ययन करेंगे और वहीं आपको सिलेबस भी मिलेगा, तो आप वहाँ पे सिलेबस को भी अच्छे से देखेंगे और उसके पश्चात आप जो है तो उसकी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, तो बात आती है सर इस बार की एग्ज़ाम डेट क्या है। तो इस बार की जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है, तो आप ध्यान रखेंगे, इस बार की जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो रखी गई है 5 जून 2022। ध्यान रखिएगा, 5 जून 2022 को इस बार का एग्ज़ाम होना है, यानी कि 2022 का ही एग्ज़ाम चल रहा है ये। और ये एग्ज़ाम संडे को ही कंडक्ट करवाया जाता है। संडे को क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, तो हम इसके बारे में आपको बता दें कि संडे को एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है कि इस तरह की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो आवेदक होते हैं, बहुत सारे आवेदक ऐसे होते हैं जो कि अपनी जॉब कैरियर में लगे हुए होते हैं, तो जिससे कि उनका एग्ज़ाम मिस ना हो, इस वजह से इस एग्ज़ाम को जो है तो संडे को कंडक्ट करवाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब वही बात आती है सर फिज़िकल की। तो यदि हम फिज़िकल की बात करें यहाँ पे, तो फिज़िकल बेसिकली आपको यदि आईपीएस में जाना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा फिज़िकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिज़िकल में आपकी यदि हम यहाँ पे आप लिखें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के बारे में अलग अलग फिज़िकल होता है। तो जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है 165 सेंटीमीटर की, वहीं जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है आपकी 150 सेंटीमीटर की। ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, ध्यान रखेंगे, ये आपको मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। वहीं साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की भी रिक्वायर होती है। तो यदि यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट की रिक्वायर होती है वो होती है आपकी 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के पश्चात इंक्रीज करने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मिनिमम फिजिकल है, इतना यदि आपके पास है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आप हाइट 165 सेंटीमीटर रखते हैं, आपका चेस्ट 84 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर है फुलाने के पश्चात, और आप जो है तो ये सभी बेसिक क्वालिफ़िकेशन को रखते हैं, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके आप जो है तो आईपीएस बनने का सपना देख सकते हैं और आईपीएस आप बन सकते हैं। सपना बस नहीं देख सकते, आप आईपीएस बन भी सकते हैं यहाँ जा कर के। वहीं यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, और आपके पास ये बेसिक एलिजिबिलिटी सभी हैं, तो आप भी आईपीएस बन सकती हैं। ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो बेसिकली अब थोड़ी सी और हम यदि बात करें यहाँ पे अटेम्प्ट की बात, थोड़ी सी अभी मैं और यहाँ पे करना चाहूँगा कि बेसिकली अटेम्प्ट गिने कैसे जाते हैं, आपके अटेम्प्ट जो हैं तो काउंट कैसे किए जाएंगे। तो जैसे ही आप प्री का आवेदन करते हैं तो आवेदन करने से आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट होता, ध्यान रखिएगा। आवेदन करने के पश्चात जब आप प्री का एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये जो हमने यहाँ पे प्री लिखा हुआ है, इस प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे
तब आपका जो है तो एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन लगती है कि यदि आप एग्ज़ाम को पूरी तरह से देते हैं तब तो अटैम्प्ट काउंट होगा ही। यदि आप एग्ज़ाम में जो 2 पेपर होते हैं उनमें से किसी एक पेपर को भी आप देते हैं तब भी आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। वहीं तीसरी कंडीशन ये है कि यदि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाते हैं और पेपर के दौरान जब एग्ज़ाम चल रहा होगा, एग्ज़ाम चलते हुए यदि आप किसी भी अनापत्ति तरीके से पकड़े जाते हैं तब भी आपका अटैम्प्ट काउंट होगा, चाहे आपको पूरा पेपर दिया जाए या ना दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे 3 कंडीशन है अटैम्प्ट इसमें काउंट होने की। तो ये प्री से ही अटैम्प्ट काउंट होने लगता है। बस आप मन से एक भ्रम निकाल दीजिए कि क्या हम यदि फॉर्म फिल कर देंगे तब भी हमारा अटैम्प्ट गिना जाएगा, तो बिल्कुल नहीं काउंट होगा। ध्यान रखेंगे अभी तक यूपीएससी के द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जिससे कि आप जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही आपका अटैम्प्ट काउंट कर लिया जाए। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम फ़ीस रखी गई है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 100 रुपये रखा गया है। यदि आप एससी एसटी के मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। तो आप यदि बेसिक एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसका आवेदन अवश्य करें और काउंट की चिंता मत करें, क्योंकि इतने एज के अंतर्गत ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। यदि आप इतने एज के बाहर चले गए तो आपके काउंट रखे रह जाएंगे, कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है, मेरा मानना है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव क्लास आपके काम की होगी। किसी भी तरह से यदि इस क्लास में आपको डाउट है, आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते थे और हम इस क्लास में नहीं बता पाए, तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।